मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर की थी। हम लोग इतना ज़्यादा गरीब थे कि हमें कई कई दिनों तक खाना भी नहीं मिलता था। हम घर में कुल 5 लोग थे। मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी, मुझसे छोटी एक बहन थी और फिर सबसे छोटा एक भाई था। हमारे घर में एक कमरा था और एक छोटा सा किचन था। उसके आगे स्टोर रूम था और साइड में एक अटैच बाथरूम बना हुआ था। हमारा घर बहुत पुराना और टूटी फूटी हालत में था। दीवारों पर से रंग रोगन तो क्या, प्लास्टर भी ख़त्म होता जा रहा था। मेरे घर की हालत मरम्मत के इंतज़ार में खस्ता हो रही थी। घर में लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें दीमक लग चुकी थी। बाथरूम के दरवाजे में कुंडी भी नहीं थी। मेरे भाई बहनों ने तो फिर भी हालात से समझौता कर लिया था, मगर मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं उन सब से अलग थी। इतनी गरीबी में भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग था जो मेले फटे पुराने कपड़े होने और कई कई दिनों तक मुंह ना धोने के बाद भी चमकता रहता था। मेरी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं, जिनमें काजल नहीं भी लगाऊं तब भी ऐसा लगता था कि मैंने अपनी आंखों में आईलाइनर लगाया हुआ है। मैंने बचपन से ही अपने घर के हालात बद से बदतर ही होते हुए देखे थे। मेरे पापा शराबी और जुआरी थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनके घर में खाना बना भी है या नहीं, उनके बच्चों ने रोटी खाई भी है या नहीं। उन्हें बस अपने शराब पीने और जुआ खेलने से मतलब था। जब हम तीनों भाई बहन छोटे थे तो हमारी मम्मी हम तीनों को लेकर गलियों में से कचरा बीना करती थी। मम्मी के साथ हम भी कंधे पर बोरा उठाकर गलियों की खाक छाना करते थे और रात को थक हार कर जब घर पर आते थे तो मेरा शराबी बाप मेरी माँ से वे पैसे छीन लेता था और मम्मी को और हम तीनों को मारता पीटता था। मैं अक्सर घुट घुट कर रोती थी। मैं अपने आसपास के बच्चों को देखती थी, वे अपने माता पिता के साथ कितना खुश रहते हैं और घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं। जब भी मैं किसी बच्चे को बैग लेकर स्कूल में जाता हुआ देखती थी तो मेरी आंखों से खुद ही आंसू निकलने लगते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मैं भी स्कूल में पढूं। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, मुझे भी स्कूल में जाना है। मेरी माँ बोली, बेटा, मेरे नसीब में कहाँ है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। तुम्हारे बाप को तो तुम्हारी परवाह है नहीं, उसे तो बस अपने पीने खाने से मतलब है। मैंने कहा कि आप मुझे सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। जब मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने एक दिन खुद ही स्कूल में जाकर वहाँ के टीचर से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मगर मेरे घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वे टीचर बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पर थोड़ी देर के लिए आ जाया करना, मैं तुम्हें स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर पर ही पढ़ा दिया करूँगी। अब मैं थोड़ा टाइम निकाल कर उन मैडम जी के घर चली जाती थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी के कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए थे, जिन्हें पहनकर मैं बहुत खुश होती थी। एक दिन मैडम जी के यहाँ कुछ फंक्शन हुआ था। उन्होंने बचा हुआ खाना दे दिया। मैं उस खाने को अपने घर पर ले गई थी। वे खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम सब भाई बहन उसकी खुशबू सूंघ कर ही खुश हो रहे थे। मेरी मम्मी और हम तीनों भाई बहन खाना खाने में लग गए। उस दिन मैंने पहली बार पनीर खाया था। मुझे पनीर का नाम भी इसलिए पता था क्योंकि मैंने बाज़ार में भी बिकता हुआ देखा था। हम सब खुश होते हुए खाना खा रहे थे कि हमारी खुशियों का दुश्मन मेरा बाप वहाँ पर आ गया। उसने हमें खाना खाते हुए देखा तो मेरी मम्मी को गालियाँ देने लगा। वे कह रहा था, मुझे देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पीछे इतना महंगा खाना खा रही हो। वे मेरी माँ को मारने लगा। हम तीनों भाई बहन चारपाई के नीचे जाकर छुप गए थे। उसने मेरी माँ को मारा और फिर खुद ही वे सारा बचा हुआ खाना खाकर सो गया। मेरी मम्मी के शरीर पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उस घर में रहने का अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने हालात के आगे मजबूर थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक बार मेरे बाप ने जहरीली शराब पी ली और वह मर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मरने में मैं खुश हूँ या रोऊँ, क्योंकि मुझे तो उसका ऐसा कोई काम याद ही नहीं था जिससे उसके जाने के बाद मुझे दुख होता। मेरी माँ और भाई बहन रो रहे थे और मैं चुपचाप बैठी हुई उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि ये लोग कितने पागल हैं। अच्छा हुआ कि ये मर गया, कम से कम हमारा इससे पीछा तो छूटा। मेरे बाप के मरने के बाद अब हमारे घर में इतनी शांति तो हो गई थी कि अब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं था। हम दिन भर काम करते थे और रात को थक हार कर सो जाते थे।
मैं बड़ी हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई शहज़ादा ही मिल जाएगा जिससे शादी करके मैं उसके महल में चली जाऊँगी। एक बार मैं अपने घर में बैठी हुई थी कि एक औरत हमारे घर आ गई। वे दिखने में किसी बड़े घर की लग रही थी। वे सीधा हमारे घर के अंदर आ गई और मेरी मम्मी से बोली कि मैं अपने बेटे आलोक की शादी आपकी बिटिया अनीता से करना चाहती हूँ। मेरी माँ और हम सब भाई बहन हैरानी से उन्हें देख रहे थे। वे बोली कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, रुपया पैसा तो ऊपर वाले ने हमें बहुत दिया है, मगर बस मुझे अपने आलोक के लिए ऐसी पत्नी चाहिए जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, शादी के बाद मेरी भी इज्जत करे। वैसे ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे बेटे से शादी करना चाहती हैं, मगर मैंने भी दुनिया देखी है। ये आजकल की लड़कियां शादी के बाद अपना रंग दिखाने लगती हैं। सास को तो वे घर में रहना ही पसंद नहीं करती हैं। मेरा एक ही बेटा है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है कि मैं गरीब घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाऊंगी। फिर वह मेरी तरफ देख कर बोली, देखो बेटी, तुम्हें मेरे घर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बस मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। मैंने जल्दी से पूछा कि वह क्या है। वे मेरी तरफ देखते हुए बोली कि तुम्हें हमेशा मेरा कहना मानना होगा। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। कभी पलट कर मुझसे सवाल जवाब नहीं करोगी। मेरे घर में तुम्हें कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। मेरा बेटा एक बहुत ही शरीफ लड़का है। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। तुम मेरे घर में एक रानी की तरह ही रहोगी। उनकी बातें सुनकर मैं आसमान में उड़ने लगी। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप हमारे घर में ही क्यों रिश्ता जोड़ना चाहती हैं? यहाँ पर दूसरे घरों में और भी बहुत सी सारी जवान लड़कियाँ हैं। वे बोली, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने बहुत जांच परख करने के बाद ही इसे अपनी बहू बनाने का फ़ैसला किया है। मेरे बेटे को भी अनीता पसंद है। अभी वह काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गया हुआ है। बस थोड़े दिनों में वह घर वापस आ जाएगा। उसके आते ही हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। शादी का पूरा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। आप लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश थी कि आज मेरी सुंदरता मेरे काम आ ही गई थी। उन्होंने मेरी गोद में बहुत सारे रुपए रख दिए और बोली, ये शगुन है, आज से आपकी बेटी आपके घर में मेरी अमानत है। बहुत बहुत ही जल्द ही मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगी। उनके जाने के बाद हमने वे रुपए गिने तो वे इतने ज़्यादा थे कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने रुपए अब तक कमाए भी नहीं थे। मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन सब बहुत खुश थे कि चलो अब हमारे गरीबी के दिन भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरा छोटा भाई कहने लगा कि दीदी, जब तुम अमीर घर की दुल्हन बन जाओगी तो हमें भूल मत जाना। मैंने हंसकर कहा कि मैं अपने घर वालों की हर तरह से मदद करूँगी। उस दिन हमने खूब सारी मिठाई खाई और अच्छा सा खाना भी खाया। अब मुझे इस बात का इंतज़ार था कि वे दोबारा अब हमारे घर में कब आएंगी। 15 दिन बाद वे दोबारा आईं और बहुत सारी फल, मिठाई और शादी का जोड़ा भी साथ में लेकर आई थी। वे मेरी मम्मी से बोली कि कल मैं आप लोगों को लेने के लिए गाड़ी भेजूँगी। आप भी वहाँ पर बारात लेकर पहुँच जाएंगे। मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। उन्होंने बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ मेरी माँ को पकड़ाईं और बोली, आप अपने और बाकी बच्चों के कपड़े बनवा लेना। उनके जाने के बाद हम सब तो खुशी से पागल ही हो रहे थे। हम में से किसी ने भी ये तक नहीं सोचा था कि हमने इनका नाम तक नहीं पता किया है। हम तो बस खुश हो रहे थे कि अब हमारा रिश्ता भी एक अमीर फैमिली से जुड़ रहा है। अगले दिन एक गाड़ी हमें लेने आई। हम सबको लेकर वे गाड़ी जहाँ पहुँची, वे एक आलीशान होटल था। मेरी होने वाली सास मुझे गेट से ही अंदर ले गई और एक बहुत बड़े कमरे में ले जाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो लड़कियाँ आईं और मेरा मेकअप करने लगीं। खूबसूरत तो मैं थी ही और उन कपड़ों और अच्छे मेकअप से मैं अप्सरा लग रही थी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैं ही हूँ। मैंने अपने आप को चूटी काट कर देखा तो मैं चीख पड़ी। मुझे लगा था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी वहाँ पर 4-5 लड़कियाँ आ गईं जो दिखने में अमीर घर की लग रही थी। उनके हाव भाव से ही वे ख़ानदानी लग रही थी। वह सब भी मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर रही थी। इतनी देर में ही मुझे किसी की आवाज़ आई कि दुल्हन को बाहर ले आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। फिर वह लड़कियां मुझे पकड़कर बाहर ले गईं। मैंने देखा कि मेरे होने वाले दूल्हा ने अपना मुँह सेहरे से ढका हुआ था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मेरी शादी पूरी हो गई। शादी पूरी होने के बाद मेरी सास ने मुझे, मेरी मम्मी को और मेरे भाई बहनों को साथ में ही एक खाने की टेबल पर बैठा दिया।
वहाँ पर इतना सारा खाना था कि हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा था। हम सब ने पेट भर कर वे खाना खाया। फिर विदाई का समय आ गया। मेरी सास ने कहा कि देखो बहू, आज तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी और उसके तौर तरीके सब कुछ भूलना होगा। तुम्हारा परिवार अब ये नहीं है, एक नया परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम अपनी माँ और भाई बहन से आखिरी बार मिल रही हो। मैं उनकी हर तरह से सहायता करूँगी, मगर तुम अब इन्हें भूल ही जाना। ये तुम्हारा अतीत बन गए हैं। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं जैसा कहूँगी, अगर तुम बिल्कुल वैसा ही करती रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने तो पूरी ज़िंदगी यही दुआ मांगी थी कि मुझे इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। मैंने आखिरी बार अपनी माँ को गले लगा लिया और उनसे बोला कि माँ, मुझे अब भूल जाना। मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। अब मुझे वहाँ पर सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैं बचपन से तरसती थी। मेरी मम्मी ने मेरा माथा चूमते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें वे सारी खुशियाँ मिल गईं जिसकी तुम हकदार हो। जाओ खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी सास ने मुझे ले जाकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिया। मेरे साथ मेरा दूल्हा भी बैठा हुआ था। मैं उनका चेहरा देखना चाहती थी, मगर उनका चेहरा अब भी सहरे के पीछे छुपा हुआ था। फिर मेरी सास भी आगे की सीट पर आकर बैठ गईं। गाड़ी चलने लगी और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद गाड़ी रुक गई। अब मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे उतारा और बोली, आओ अनीता, तुम्हारा नया घर आ गया है। वह घर क्या था, एक महल था। मुझे अंदर ले जाया गया और बहुत ही शानदार तरीके से मेरा गृह प्रवेश हो गया। मुझे एक बहुत बड़े कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। मैं हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। वहाँ पर इतनी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई थी कि मैंने तो आज तक अपने सपने में भी वह सब कुछ नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी जा रही थी। वे सब चीज़ें देखकर कुछ देर बाद मेरी सास कुछ नौकरों के साथ अंदर आई और फिर मेरा दूल्हा भी आकर मेरे बराबर में बैठ गया। नौकरों ने वहाँ पर थाली वगैरह रख दी। मेरी सास ने शादी के बाद की कुछ रस्में करवाईं और फिर मुझसे बोली कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं अपने दूल्हे को देखकर ये सोच रही थी कि अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये अब भी अपना मुंह ढक कर बैठे हुए हैं। फिर वे वहाँ से उठकर चले गए। मेरी सास वहीं पर बैठी रहीं। थोड़ी देर तक तो वो मुझसे इधर उधर की बातें करती रहीं। फिर उन्होंने टीवी चालू कर लिया। सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ है। वे मुझसे बोली, बेटा अपने कपड़े चेंज कर लो। तुम्हें अजीब तो लगेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि आज मैं ही तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैं उनकी बात सुनकर बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। मैं तो ये भी नहीं पूछ पाई कि ये कैसा अजीब रिवाज है। मैंने वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैं वापस आकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास कमरे में नहीं थी। मैं उठकर बैठ गई। फिर मेरी सास भी वहाँ पर आ गई और मुझसे बोली, बेटा अनीता, नहा धोकर बाहर आ जाओ, हम सब साथ में ही नाश्ता करेंगे। मैंने अलमारी खोल कर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। मैंने उनमें से एक साड़ी निकाली और नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप भी किया था। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कमरे में एक लड़की आई और मुझसे बोली, आपको नाश्ता करने के लिए बाहर बुला रहे हैं। मैं उसके साथ बाहर आ गई। वह मुझे डाइनिंग टेबल पर लेकर गई जहाँ पर मेरी सास के साथ एक आदमी और बैठे हुए थे। वे मुझसे बोली, ये मेरे पति हैं। मैंने उनके पैर छू लिए। वे मेरी सास को गौरी जी कह रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरे पति कहाँ हैं। मुझे यूँ सोचता देख मेरी सास ने कहा कि तुम जो सोच रही हो मुझे पता है। तुम्हारे पति किसी काम से बाहर गए हुए हैं। काम बहुत ज़रूरी था, नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था। थोड़े समय बाद वह आ जाएगा। आओ तुम हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। मैंने टेबल की तरफ देखा। वहाँ पर हर तरह के फल, ब्रेड, दूध, अंडा, जूस, मक्खन, मेवे, चाय और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। मैंने खूब अच्छी तरह नाश्ता किया। फिर वे दोनों वहाँ से उठकर चले गए और मैं अपने घर में घूमने लगी। घर इतना बड़ा था कि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं यहाँ पर खो ही ना जाऊँ। शाम को मेरी सास ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। एक बड़ी सी गाड़ी में हम तीनों घूमने गए। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास जितने बूढ़े भी नहीं थे। उन दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। हमने रात को बाहर ही खाना खाया था। रात को जब मैं सोने के लिए लेट गई तो मुझे एक अलग तरह की खुशबू आई और मैं सो गई। मेरी आँख सुबह ही खुली। मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैं नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ गई।
मेरे ससुर मेरी सास को कुछ बता रहे थे। वे दोनों हंस रहे थे। मुझे देखते ही वे बोली, आ जाओ अनीता, रात को नींद तो सही आई थी। मैंने कहा कि जी हाँ मम्मी जी, मैं तो लेटते ही सो गई थी। वे बोली, लो नाश्ता करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। वे मुझे अपने हाथ से खाने की चीज़ें उठा उठा कर दे रही थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी क्रेडिट कार्ड भी दे दिए थे। अब रोज़ ही हम तीनों कहीं ना कहीं घूमने जाते थे और रात में मुझे लेटते ही नींद आ जाती थी। मेरी शादी को अब 1 महीना हो गया था, मगर मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरे पास सब सुख थे, ऐशो आराम थे, मगर मेरे पति के बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं और मेरा चेकअप कराया। अस्पताल से वापसी पर वे मुझसे बोली, तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमज़ोरी के कारण ही ऐसा हो रहा है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। घर पर आकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैंने अपने कमरे में आकर टीवी चला लिया। मैं लेटी हुई सोच रही थी कि मुझे रोज़ रात को लेटते ही नींद क्यों आ जाती है। वे अजीब तरह की खुशबू मुझे रात को ही क्यों आती है। अब तो मेरे कमरे में ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही है। मैं आंखें बंद करके लेट गई तो मुझे वही दृश्य दिखाई दे रहा था जिसमें मेरे पति मेरे साथ बैठे हुए थे। मैं सोचने लगी कि उन्होंने मुझे आज तक फ़ोन पर बात भी नहीं की है। अब ये सारे ऐशो आराम भी मेरे पति की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। रात को मैंने सबके साथ ही खाना खाया। मेरी सास मुझे अपने हाथ से ही खाना खिला रही थी। मेरे ससुर भी मुझसे कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए कमज़ोर होती जा रही हो। रात को मैंने अपना मुंह एक कपड़े से ढक लिया ताकि मुझे किसी भी तरह की खुशबू ना आए और मैं ऐसे लेट गई जैसे मैं सो गई हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई मेरे पास आकर लेट गया। मैं आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग कर रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे ससुर मेरे पास बैठे हुए थे। उन्हें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वे बोले, तुम अभी तक सोई नहीं हो, शोर मत करो, मेरी बात चुपचाप सुनो। मैंने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया और अपनी सास के कमरे में पहुँच गई। मैं उनसे जाकर पूछने लगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। आपने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया है, मेरी मजबूरी का इस्तेमाल किया है। मेरे पति को तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया और अब रोज़ अपने पति को मेरे कमरे में भेज देती हो। वे बोली, अनीता इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम माँ बनने वाली हो। हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने कहा कि आपने मेरे साथ कितना घिनौना मजाक किया है। आप खुद ही अपने पति को मेरे कमरे में भेज देती हैं। मुझे तो ये सब सोच कर भी शर्म आ रही है। मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तभी वहाँ पर मेरे ससुर भी आ गए। मेरी सास उनकी तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे पति थे, मगर अब ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारी शादी इनके साथ ही हुई थी। तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मैं बुद्ध बनी हुई उनकी बातें सुन रही थी। वे बोली, ये मेरे देवर थे। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो ये मुझसे बहुत छोटे थे। मेरी शादी को बहुत साल हो गए थे, मगर मेरे कोई बच्चा नहीं था। एक बार एक हादसे में मेरे पति इस दुनिया से चले गए। मेरे नाम बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। मेरे सास ससुर नहीं चाहते थे कि मैं इस घर से जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी मेरे देवर आलोक से करवा दी। आलोक की और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था, मगर फिर भी हम दोनों साथ में खुश थे। लेकिन हम दोनों के भी बच्चे नहीं हुए। समय गुज़रता गया। मेरे सास ससुर भी इस दुनिया से चले गए। अब मुझे ये चिंता थी कि अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे बाद इस सारी ज़मीन जायदाद का क्या होगा। मैंने आलोक से कहा कि वे दूसरी शादी कर लें, मगर वे इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। मैंने इन्हें बहुत मनाया, तब कहीं जाकर इन्होंने मेरी बात मानी। मुझे अब एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो यहाँ पर आकर मेरे साथ गलत व्यवहार ना करे। मैंने बहुत तलाश की, तब कहीं जाकर मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैंने सोचा, अगर तुम्हें ये बात पता चल गई कि ये मेरे पति हैं तो तुम इनसे शादी नहीं करोगी।
इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। अब तो तुम्हें सारी बात पता चल गई है। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मगर तुम्हें ये बच्चा हमें देकर जाना होगा। मैं उसके बदले में तुम्हें इतना रुपया पैसा दूँगी कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बैठकर खा सकती हो। और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर ही रखूँगी। तुम्हें यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। आलोक तुम्हारे पति हैं, मेरा अब इन पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बस इस आने वाले बच्चे के सहारे ही अपनी बची हुई ज़िंदगी काट लूँगी। आलोक बोले, देखो अनीता, ये मेरी पत्नी थी। इन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं जो मेरे अंदर पल रहा था। ये एक महान आत्मा है। इन्होंने मेरी और तुम्हारी शादी करवाने के लिए ज़िंदगी में क्या रह जाएगा, बहुत मेहनत की है। हम तीनों जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते रहेंगे। कि मैंने उनकी तरफ देखा, वे इतने भी बुरे नहीं थे। बता दिया उस दिन भी वे बहुत हैंडसम लग रहे थे। वे दोनों हंसने लगे। वे दोनों मुझे ये कहकर चले गए कि तुम सोच समझ कर जवाब दे देना। हम बाहर ही बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि अगर मैं ये सब छोड़कर यहाँ से चली भी जाती हूँ तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास सब कुछ था, मगर मेरे पति के बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर देखा और उसे महसूस किया जो मेरे अंदर पल रहा था। मैं अपने आप से कहने लगी कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो मेरी ज़िंदगी में क्या रह जाएगा। सब कुछ सोच समझ कर मैंने फैसला किया कि मैं यहीं पर ही रहूँगी। मैंने बाहर आकर उनसे बता दिया कि अब मैं यहीं पर ही रहूँगी। वे दोनों हंसने लगे। आलोक ने मेरा माथा चूम लिया और बोले, गौरी जी, आपने सही लड़की का चुनाव किया था। अब मेरे दिन हंसी खुशी गुजरने लगे थे। वे दोनों मुझे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। निश्चित समय के बाद मैंने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरे घर को दिवाली की तरह सजाया गया था। नौकरों को टोकरी भर भर कर इनाम दिए गए थे। मैं भी बहुत खुश थी। मेरा बचपन जितनी मुसीबतों में गुजरा था, अब मैं उतना ही ज़्यादा खुश थी। इस घर में आकर मुझे वे खुशियाँ मिली थी जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी।